गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम लोग मटेरियल साइंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। आपको एक यूनिट सेल के लिए एक क्यूब का डायग्राम बनाना है। एक क्यूब हमने बना लिया इस तरह से। अब हमें यहाँ ये बताना है कि जितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 8 कॉर्नर, इस तरह से एक आपका स्फीयर लगा हुआ है, इस तरह से टच हो रहा है। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो अभी हमने केवल ऊपर वाले पार्ट का बनाया है, तो इसका ये लेंथ आपका हो गया डिस्टेंस a, और जो ये गोला है आपका उसका रेडियस हो गया r। तो इस तरह से हमें जो फाइनली सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये होगा कि जो आपका क्यूब है इसके सारे कॉर्नर्स पर एटम्स होगा। तो एटम क्या हो गया, स्फीयर टाइप का। तो 8 कॉर्नर है तो 8 एटम हो गया इसमें। तो अब इसका हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मतलब जो ये हमने स्फीयर रखा हुआ है सारे कॉर्नर्स पे, वो जो है टोटल का कितने परसेंट है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से निकालेंगे। तो वॉल्यूम, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हो गया, ये क्यूब क्या वॉल्यूम होता है, ए क्यूब। तो यहाँ आपका इस वाले नीचे वाले पोर्शन में हो गया ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल। अब हम क्या करेंगे, पहले एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका रेडियस r है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r की वैल्यू a के रिस्पेक्ट में पुट कर दीजिए, तो ये आ गया। बट ये क्या है, ऐसे केवल इतना ही वॉल्यूम इसमें जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे जब ओवरऑल पूरा देखेंगे तो टोटल ऐसे ऐसे आपका ऊपर के हिस्से में 1 2 ऐसे 3 और 4 ऐसे नीचे जाएगा। तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा n की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यहाँ 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो ओवरऑल जो ये पोर्शन जाएगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ एक फैक्टर हमने डाल दिया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इस मेथड से कैलकुलेट करने में फिर आसानी रहेगी आपको। हमने पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ द ईच स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब हमने देखा उसका चूंकि पूरा पोर्शन तो जा नहीं रहा है, उसका कुछ ही भाग जा रहा है, तो वो n हम कैलकुलेट करेंगे कि ताकि हमारा ये पता चल जाए कि कितना उसके अंदर है यूनिट सेल के अंदर। तो n के हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे। n हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 इंटू बाकी सारी डेटा पुट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ द ईच स्फीयर π/6 a क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो यहाँ आ गया 0.52, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 52%। तो इसमें हमने ये देखा कि जो आपका ये क्यूब है, एक क्यूब हमने कंसीडर कर लिया, उस क्यूब के अंदर जो है जो स्फीयर का कितना पोर्शन उसके अंदर है, तो दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है। और इस तरीके से किया गया है n यूज करके, ताकि हमारे आसानी से आ जाए। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, देखिए एक हिस्सा यहाँ है, ऐसे करोगे टोटल 8 एटम्स हैं और 8 एटम का 1 का 8वां हिस्सा इसके अंदर है। तो 8 एटम का हो जाएगा 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8। तो ये आ गया 1, यहाँ से n की वैल्यू 1 आ गई। तो अपने हिसाब से उसी अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ गया 52%, समझ गए। इसके बाद हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि आप पहले ऐसे क्यूब बना लीजिए, अब ये जो हमने कहा ये इसके ये और बाकी से कितना, इसके मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं ये इक्वल डिस्टेंस पे कितने और एटम हैं, यही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो आप देखिए अगर इसको कैलकुलेट करोगे, इसके इधर 1 हो गया, इसके इधर 1 हो गया, इसके इधर नीचे हो गया, 3 नीचे हो गए, ऐसे इस साइड 1 मिल जाएगा, इस साइड मिल जाएगा, और 1 उधर उस एक्सिस में इधर मिल जाएगा। तो टोटल 6 आ गए। तो इस हिसाब से इस लैटिस के लिए सिंपल
क्यूबिक लैटिस के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ऐसे आपका बॉडी सेंटर में क्या रहता है, बॉडी सेंटर में सिंपल क्यूबिक वाला केस तो रहेगा ही रहेगा, एक सबसे बॉडी के सबसे अंदर एकदम एक आपका स्फीयर रहेगा, इसको एटम बोल सकते हो। क्यूब के अंदर एक एटम होगा, वो सबसे सेंटर पे रहेगा। तो इस हिसाब से जब इसका निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आ जाएगा। सेम मेथड से एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालोगे तो यहाँ 68% आ जाएगा। फेस सेंटर क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक वाला ही केस रहेगा, बट इसमें जो है सरफेस जो ये है, यहाँ भी एक एक एटम आप लगा दोगे, समझ गए? नहीं सॉरी, इस पे नहीं, ये इसके इसमें सरफेस पे भी, सरफेस के सेंटर पे भी एक रहेगा, एक एटम। तो ऐसे सब सारे जो 6 सरफेस होंगे तो सब पे एक एक एटम आप लगा दोगे, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अगर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक कोई ले लो, एक एटम ले लो, उसके चारों तरफ मतलब और कितने एटम उससे सेम डिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ आ जाएगा इसका 12 और यहाँ इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ जाएगा 74%। तो हमने एक बस कैलकुलेट करके बता दिया, बाकी ये जो हम स्टडी कर रहे हैं या एक समरी टाइप हम बता रहे हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं बस हमें याद रहे। अब देखिए एक रिजल्ट और लिखा गया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और डायमंड क्यूबिक। ये बस आपको रिजल्ट को मेमोराइज रखना है। वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो सबके लिए ए क्यूब हो गया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो एन की वैल्यू हम लोग लिख रहे थे, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6, 8, 12 और इस डायमंड वाले केस में 4। तो ये वाला केस उतना ज़्यादा नहीं आता है डायमंड, बट हमें ये तो तीनों पता होना चाहिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, 8, 12, रेडियस की वैल्यू हो गई, ये देख लीजिए। उसके बाद ये वाला पॉइंट दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आ गया इसका 52 आपको याद रखना है, इसका 68%, ये 74%। अगर ये याद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। डायमंड क्यूबिक 34%। तो हमने एक समरी टाइप से बनाया है, इसका पूरा हम कैलकुलेशन यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, बस हमने एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक समरी बना दिया है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब आ जाइए, अब हमारा मेन है जो सिलेबस में रहता है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा मतलब हम स्टडी करेंगे यहाँ कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। अगर किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, उसके डाइपोल में क्या चेंजेज आएगा, कैसे किस हिसाब से अलाइनमेंट होगा उनका, वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। जैसे एक होता है कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। डाई इलेक्ट्रिक में क्या होगा, ये एक तरह से इंसुलेटर समझिए, इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो होगा क्या, जैसे इसके जो न्यूक्लियस होगा और इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से वो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आपने अप्लाई किया, प्लस और माइनस, यहाँ प्लस दे दिया और यहाँ माइनस दे दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट इनका हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक का। तो इसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस तरह से आप कह सकते हो करंट इसकी वजह से फ्लो हो रहा है, जैसे कि कैपेसिटर में होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E अप्लाई किया और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी D हो गया। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया आपका एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट लेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी D इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हम यहाँ स्टडी करेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब यह है कि जब मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर। तो सेम यही पॉइंट यहाँ डिस्कस करना है। जब हमने कोई किसी मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इसको थोड़ा और सही से बना लिया जाए। पोलराइजेशन क्या है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये रख दिया डाइलेक्ट्रिक। अब क्या होगा, अब डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए एटम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से, सॉरी, न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा और माइनस वाला इधर आ जाएगा अलग, इस तरह से ये अलाइनमेंट इनका हो जाएगा। इसी को पोलराइज्ड कहते हैं। अगर इस तरह से अलाइनमेंट हो जाता है तो इसी को बोलते हैं कि वो एटम जो है पोलराइज्ड हो गया है। और इस पूरे पोलराइज्ड हो गया और इसको प्लस और माइनस होने को, इसी को डाइपोल कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। और ये पूरी फिनोमेना इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन या पोलराइजेशन कही जाती है। समझ गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के जो है, वैसे तो ये न्यूट्रल है, बट इस तरह से इसका अलाइनमेंट हो जाएगा, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा और माइनस वाला उसके अपोजिट साइड रह जाएगा। इस तरह से सारे डाइलेक्ट्रिक ऐसे अलाइनमेंट इनका हो जाएगा। तो इसी नेचर को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, इसी फिनोमेना, जो ये चीज हो किस में रही है, डाइलेक्ट्रिक में, तो ये फिनोमेना कहा जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। मतलब डाइपोल बनना, प्लस और माइनस एक लाइन में हो जाना, इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो इसको क्वांटिटेटिव कैसे एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए पोलराइजेशन की वैल्यू है P। अब डाइपोल बन गया ना, प्लस और माइनस इस तरह से बन गया, तो डाइपोल क्या होता है, Q इंटू डी, अगर नहीं सॉरी, डाइपोल मोमेंट Q इंटू डू, मतलब Q इंटू डी, चार्ज इंटू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस। तो अब मान लीजिए पोलराइजेशन आपने लिया P, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है N, तो टोटल पोलराइजेशन हो जाएगा P इक्वल टू N इंटू स्मॉल p। इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। समझ गए, पोलराइजेशन इक्वल टू होगा N इंटू स्मॉल p। यहाँ P है एवरेज डाइपोल मोमेंट। तो इसको, और इसका एक फॉर्मूला है कैपिटल P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई E इंटू E। ये क्या है, जाई E इलेक्ट्रॉनिक सब्सेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक सब्सेप्टिबिलिटी, मतलब जाई क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बिकम पोलराइज्ड एंड डिफर्स फ्रॉम वन डाइलेक्ट्रिक टू अनदर। मतलब ये उसका नेचर है कि कितना ज़्यादा वो पोलराइज हो रहा है, वो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। तो इसी एबिलिटी को जो मेजरमेंट है सब्सेप्टिबिलिटी की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्सेप्टिबिलिटी, मतलब कितना ज़्यादा वो पोलराइज्ड हो रहा है, इस नेचर को। इसको हिंदी में कहते हैं संवेदनशील, कितना ज़्यादा वो संवेदनशील है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर पोलराइज्ड होने के लिए। इसी को ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था तो उसको ई नॉट दिया, उसके अंदर भी तो अब यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक बन गए प्लस माइनस, तो अंदर भी उनका एक प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ES। ये बाहर से हमने अप्लाई किया है, मटेरियल के अंदर मान लीजिए ES बन गया, तो टोटल जो है ये वेक्टर है, हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब क्वांटिटेटिव में देखोगे तो ये उल्टा जा रहा है, इसलिए हमने माइनस कर दिया, E इक्वल टू ई नॉट माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है, दोनों साइड्स हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए। एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये आ गया। ये बस आप रिजल्ट बस देख लीजिए, बस ये आ गया। दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए और इसकी जगह आप D रख दीजिए। यहाँ हम थोड़ा समरी बता रहे हैं, पूरा डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे इस क्लास में।
तो डी की वैल्यू इस लेक्चर में हम केवल रिजल्ट्स को समराइज करेंगे, बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब डी की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस जाई ई इंटू ई। एप्सिलॉन आर होता है, इस पूरे वैल्यू को कहते हैं एप्सिलॉन आर 1 प्लस जाई ई, और एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर हो गया। तो इस तरह से ये। अगला टॉपिक है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो जो है जो डाई इलेक्ट्रिक मेटीरियल वो हो जाता है पोलराइज्ड, मतलब उसमें डाइपोल बन जाते हैं इस तरह से प्लस और माइनस, उसी को पोलराइज्ड कहते हैं। तो होगा क्या, ये इनमें क्या रिलेशन है, डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट अगर करें P तो वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अल्फा पे। अल्फा को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, अल्फा इक्वल टू हो गया P बाई स्मॉल p है यहाँ डाइपोल मोमेंट बाई E, तो अल्फा हो गया डाइपोल मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यूनिट है तो वो जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आपका कहा जाएगा पोलराइजेबिलिटी। तो अब यहां से देखिए डायरेक्ट हम यहां रख दिए हैं बुक का जो फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट जाई ई अपॉन एन। बस इस रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, कोई इतना अभी यहाँ उसका कोई, बस खाली समझ लीजिए इसको। ये क्या होता है, जाई की वैल्यू रख दीजिए बस। अगर इसको निकालना है तो इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके आप कर पाएंगे। हमने 2-3 इक्वेशन लिखी है, वहीं से आपका आ रहा है, ये सब यहाँ से आ जाएगा। P होता है ये, और P की वैल्यू हमने लिया है स्मॉल p इंटू ई, भी स्मॉल p इंटू ई, फिर स्मॉल p की वैल्यू पुट करिए अल्फा ई, स्मॉल p की वैल्यू अल्फा इंटू ई है, सॉरी ये नहीं सॉरी, यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, यहाँ सॉरी, यहाँ आपको अल्फा ई पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n अल्फा ई, तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा कैपिटल P अपॉन n इंटू अल्फा, सॉरी कैपिटल P अपॉन n इंटू ई, और P की वैल्यू आप ये रख दोगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा यही आ जाएगा। समझ गए। बाकी अब देखिए, आपने पोलराइजेशन देखा क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी देखा क्या होता है। तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी जो है रेशियो है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हमें देखना है कितने टाइप से डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है। इसको बहुत ब्रीफ में हम पॉइंट आउट करेंगे, केवल नाम। इलेक्ट्रॉनिक टाइप का पोलराइजेशन होता है, आयनिक होता है, ओरिएंटेशनल होता है, इंटरफेसियल होता है, या इसी को कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। आयनिक क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई एटम है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इस तरह से फ्री तो रहते नहीं डाइइलेक्ट्रिक में। तो अब ये इसमें ये होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इस मटेरियल को तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें जो अभी जो डिस्टेंस है थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में होता है, आयनिक में भी, मतलब सब में यही है कि थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे। आयनिक में भी यही है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो आयंस हैं वो अभी मान लो उनके बीच कोई डिस्टेंस है तो वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ओरिएंटेशनल में कि उनका ओरिएंटेशन में क्या चेंज आ जाएगा। इंटरफेसियल में जैसे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एक साइड पूरे पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, एक साइड नेगेटिव वाले, मतलब बाउंड्री पे चले जाते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये रिलेशन आता है, उसके बाद आयनिक के लिए ये रिलेशन आएगा आपका। तो आयनिक वाला जब केस स्टडी करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाला ऐड हो जाएगा, समझ गए। आयनिक वाले जब स्टडी करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक तो रहेगा। तो टोटल पोलराइजेशन हो जाएगा P इलेक्ट्रॉनिक और P आयनिक, तो इनकी वैल्यू ऐसे जोड़ दिया जाए। उसके बाद थर्ड वाला केस है आपका ओरिएंटेशनल। ओरिएंटेशनल में अल्फा नॉट आता है P स्क्वायर अपॉन 3 kT, तो टोटल पोलराइजेशन हो जाएगा ये
पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेशन हो जाता है n अल्फा नॉट इंटू ई। अल्फा नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए तो ये आ जाएगा। जहाँ p सफिक्स p है डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो ये 3 केस हो गए। चौथा केस है इंटरफेसियल। इसकी थ्योरी यहाँ नहीं, यहाँ हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है बस हम उतना ही डिस्कस करेंगे। इंटरफेसियल के लिए क्या है, दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द इलेक्ट्रोड। वही बताया ना कि आपका जो चार्ज है वो बाउंड्री एकदम सरफेस पे पहुंच जाता है, इस वजह से जो पोलराइजेशन होता है। अब देखिए इंटरनल फील्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड्स। देखिए इंटरनल फील्ड ई आई आ जाएगा, एक्सटर्नल ई है या अप्लाइड जो कर रहे हो, प्लस गामा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पी की वैल्यू 1/3 होती है लॉरेंट्ज फोर्स के लिए। उसके बाद अगला इक्वेशन है क्लाउसियस मोसोटी रिलेशन। ये आता है n अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2, लॉरेंज इक्वेशन। इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा चेंजेज है, जहां एप्सिलॉन r है वहां आप पुट कर दोगे n स्क्वायर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो और n को रिप्लेस कर दोगे, ये जो n है n ए रो अपॉन m, बस उसके पुट करके बस ये रिलेशन यहां से आ जाएगा। रो है डेंसिटी, m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मटेरियल, n ए है अवागाद्रो नंबर। अब यहां से फिर थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं कि अगर आप उस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, जो आउटपुट में जाएगा वो वोल्टेज में चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, आपने फोर्स को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सिग्नल में, वोल्टेज में, समझ गए। तो बस इतना ही इसमें लिखा जाता है कि इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स फोर्स इनटू वोल्टेज, मतलब फोर्स को वो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। फोर्स को प्रेशर भी बोल सकते हो, अगर एरिया से डिवाइड करोगे प्रेशर आ जाएगा। इसी फोर्स को हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या है, फोर्स। जब चलिए, तो पीजो इलेक्ट्रिक हो गया जो फोर्स या प्रेशर को कन्वर्ट कर दे वोल्टेज में। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिसिटी नेचर से। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टिक्शन, ये क्या होता है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, समझ रहे हैं। हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, इसको एक बॉक्स में दिखाने के लिए रख दिया, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। अब क्या हो गया, इसमें जो है डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इसमें स्ट्रेन होगा, मतलब इसकी डायमेंशन में कुछ चेंजेज आएंगे। तो दो टाइप से है, डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है वो डिपेंड कर सकता है ई स्क्वायर पे, या डायमेंशन में चेंज डिपेंड कर सकता है ई पर। किसी मटेरियल में ई स्क्वायर भी हो सकता है, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर सकता है। तो यही है इलेक्ट्रोस्टिक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम मटेरियल के डायमेंशन में चेंजेस देख रहे हैं। तो इसी को इलेक्ट्रोस्टिक्शन कहा जाता है। बाकी पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पायरो मतलब होता है हीट, समझ गए, पायरो का मतलब है हीट से रिलेटेड। तो हीट देने पे उसके क्या पोलराइजेशन में चेंजेज आ जाएगा, उसको हमें यहां देखना है। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो उसके पास रहता है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन मतलब, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः होने वाली चीज, समझ रहे हो, विदाउट एनी फोर्स जो है उसमें पोलराइजेशन नेचर दिखेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, नहीं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ हीट देंगे, क्योंकि पायरो की बात हो रही ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया और हमें इसमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन मिला। स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट एनी फोर्स वी आर गेटिंग पोलराइजेशन। उसके बाद जब हीट दोगे तो उसमें कुछ चेंजेज मिलेगा, पोलराइजेशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसी मटेरियल को कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो डेल्टा पी आपको मिला पोलराइजेशन, वो हो गया लेमडा इंटू डेल्टा टी। कितना आप टेम्परेचर दे रहे हो उतना आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, समझ गए।
चलिए अब हमारा मेन आ गया, जो डाइलेक्ट्रिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमारे आइए मटेरियल में हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरा इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, अब इसको देखने का मतलब यह है कि अगर ये इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा इन मटेरियल पे तो इनके नेचर में क्या बदलाव आएगा, मतलब इनका जो डाइपोल है, पोलराइजेशन है, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो अब हमने एक एक मटेरियल को स्टडी करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया, पहला वाला केस, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो उसका जो पोलराइजेशन है P, वो है एकदम E पर डिपेंड है। अगर E की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोलराइजेशन भी आपका बढ़ रहा है। तो ग्राफ एकदम लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो है इक्वेशन कही जाएगी लीनियर रिलेशनशिप की इक्वेशन। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है लीनियर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर एकदम सीधी रेखा है, इसलिए ये रिलेशनशिप आपका लीनियर कहा जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक आपने देख लिया, जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे P रहेगा। अगर E की वैल्यू 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं दिया है या 0 दिया है, तो P की वैल्यू आपको 0 मिलेगा, मतलब कोई पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये लिखा है, यही सारी बातें आपको यहाँ लिखी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो P जो है प्रोपोर्शनल है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसको लीनियर फंक्शन है, इसलिए इसको लीनियर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। अब आइए सेकेंड केस, पैरा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा। पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल या पैरा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ देखिए बढ़ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लोप की वैल्यू ज़्यादा भी है, उसके बाद फिर और चेंजेज आ गया इसमें, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं जा रहा, अगर सीधे जाता तो ऐसे जाता है, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये रिलेशनशिप जो है, इस तरह का अगर रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, तो ये वाला केस हो जाएगा आपका पैरा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। समझ गए, E की वैल्यू अगर 0 है तो P की वैल्यू भी 0 है, बट E बढ़ने से शुरू में P बढ़ रहा है, फिर उसमें ज़्यादा चेंजेस दूसरी तरह से देखने को मिल रहा है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कर्व यहाँ से चेंज हो रहा है, कर्व का शेप चेंज हो रहा है। समझ गए, तो ये आपका पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल शोज ए मोर इनहेंस्ड नॉन लीनियर पोलराइजेशन, वो एकदम सीधी रेखा नहीं है, इसलिए नॉन लीनियर पोलराइजेशन हो गया। तो इसमें है P जो है E पर डिपेंड है, बट इस तरह से नहीं डिपेंड है जैसे कि पहले वाले केस में था। समझ रहे हो। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में हमारा है फेरो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये किस मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको देखने को फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखिए फेरो इलेक्ट्रिक क्या, अगर मटेरियल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को लिया हमने और उसको हमने उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे देखिए जब E की वैल्यू 0 से बढ़ रही है तो P की वैल्यू बढ़ गई, जब E की वैल्यू अब कम की जा रही है तो P धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सेम बात नहीं है। अब E की वैल्यू 0 होने पर भी P 0 नहीं है, मतलब उसने कुछ एनर्जी स्टोर करके रख लिया है। समझ रहे हो। स्टार्टिंग में अगर वर्जिन है तो E 0 पर P 0 मिलेगा, बट एक बार एनर्जाइज्ड हो गया उसके बाद E को आप 0 कर दिए तो P की वैल्यू 0 नहीं है। समझ रहे हो। इस टाइप का नेचर अगर आपको देखने को मिलता है तो ये नेचर कहा जाएगा फेरो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अगर मटेरियल पहले से एनर्जाइज्ड आपने उठा लिया, मान लो इसी को थोड़ी देर बाद स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ना कुछ पोलराइजेशन मिलेगा। अगर वर्जिन है तब तो नहीं मिलेगा, अगर वर्जिन नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ पोलराइजेशन मिलेगा। तो यही बात लिखी हुई है। इन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर E की वैल्यू 0 है तो आपको ये देखिए E 0 होने पर भी, अगर E 0 है फिर भी आपको स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन मिल रहा है। ये तब का केस बताया जा रहा है
कि अगर पहले से वर्जिन नहीं है, मतलब एक बार हमने उसको एनर्जी में दे के फिर अगर बाहर रख रहे हैं तो फिर भी वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जा रही है, जो पोलराइजेशन है उसमें स्टोर हो गया, वो जीरो नहीं हो रहा है अब। तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ चीज़ें सेव हो जा रही हैं, कुछ एनर्जी सेव हो जा रही है, या इस तरह से देखिए, ठीक है। तो ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट है। तो 3 टाइप हमने देखा, डाई इलेक्ट्रिक, पैरा इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक। डाई और पैरा लगभग सिमिलर ही हैं, बट फेरो वाला केस तुरंत पूरा डिफरेंट है। फेरो में क्या है कि उसमें कुछ एनर्जी सेव रह जाती है लास्ट में, मतलब कुछ पोलराइजेशन उसमें रिटेन कर लेता है, वो उसमें बचा ही रह जाता है। तो इस तरह से जब लास्ट में ई की वैल्यू आप जीरो कर देते हो तो फिर भी उसमें पी जीरो नहीं रहता है। तो ये हो गया, यही लिखा, ए वर्जिन स्पेसिमेन ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैज जीरो पोलराइजेशन। मतलब अगर आप फ्रेश फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहे हो, वर्जिन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहे हो, तो उसमें जो पोलराइजेशन की वैल्यू है वो आपको जीरो मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरी वेस लॉ। ये फॉर्मूला है P बाई ई का जो रेशियो आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये होता है C एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी माइनस थीटा। पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो जो है वो ये रेशियो आपका आता है, ये डिपेंडेंसी है। अब इसको लिख सकते हैं जाई ई इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये पूरा आपका जाई ई हो गया, तो ये हो गया, कांस्टेंट हटा दीजिए। तो ये मतलब ये कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड है, ये चीज है। यहाँ थीटा क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर। तो इस तरह से आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, समझ गए। और किस लॉ से, इस लॉ से। इस मेथड से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन जो है टेम्परेचर के हिसाब से बदल रहा है इस रिलेशनशिप से, जहां थीटा जो है C अपॉन टी माइनस थीटा है, जहां थीटा जो है क्यूरी टेम्परेचर है, समझ गए। अब देखिए हमने क्या लिया, अगर हम फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को देखें तो टेम्परेचर के, अगर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल और टेम्परेचर का रिलेशन देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो से इंक्रीज हम कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन जो है बढ़ रहा है। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा गया, ये बढ़ रहा है। जब आप क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंच जाते हो तो फेरो इलेक्ट्रिक में स्टेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट में। मतलब मटेरियल अब बन गया फेरो इलेक्ट्रिक से सीधे सीधे पैरा इलेक्ट्रिक। ये किस टेम्परेचर पे हुआ, क्यूरी टेम्परेचर पे। तो मतलब क्यूरी टेम्परेचर से पहले वही मटेरियल आपका फेरो इलेक्ट्रिक स्टेट में रहेगा, फिर वही मटेरियल आपका पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह से क्यूरी टेम्परेचर से नीचे ही आप फेरो इलेक्ट्रिक स्टेट में रख सकते हो उस मटेरियल को। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही ये प्रॉपर्टी रखती है, समझ गए। कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन है, क्यूरी टेम्परेचर के पहले फेरो इलेक्ट्रिक स्टेट में रहेगा, क्यूरी टेम्परेचर के बाद पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट में चला जाएगा। अब देखिए हमने फेरो इलेक्ट्रिक, पायरो और पीजो पढ़ा है। अब ये वेन डायग्राम से हम बता रहे हैं, देखिए सारे फेरो इलेक्ट्रिक जो हैं वो होंगे आपके पायरो इलेक्ट्रिक, और सारे पायरो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे पीजो इलेक्ट्रिक। तो इस तरह से वेन डायग्राम के हिसाब से बताया गया है। जो बाहर है इसका मतलब सारे, जो सबसे बाहर वाला मान लीजिए केस ले लेते हैं, इसका मतलब है कि सारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पायरो नहीं होंगे, यही तो मतलब है। क्योंकि वो कुछ तो यहाँ है जो पायरो नहीं है, कुछ यहाँ है जो पायरो नहीं है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट सब याद रखने का। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक में क्या है कि अगर ये आपको, ये चीज आपका देखोगे कि कैसे पोलराइज्ड हैं, तो आप एक बस हमने एरो से दिखा दिया है। तो एक का ऊपर है तो उसका नेक्स्ट वाला जस्ट नीचे है, और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। फिर एक का ऊपर है दूसरे का नीचे, एक का ऊपर है दूसरे का नीचे। तो अगर इसका एवरेज लोगे तो टोटल पोलराइजेशन इज जीरो। तो यही लिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इज जीरो इन केस ऑफ फेरो। फेरो में क्या होगा, एक इस तरह से
इस तरह से पोलराइजेशन होगा, एक अपोजिट दूसरा रिवर्स, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ये नेचर रहेगा। अगर टेम्परेचर को आप बहुत ज़्यादा हाई कर दे रहे हो, समझ रहे हो, तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये इस तरह से अरेंजमेंट है इनका, वो लॉस हो जाएगा। उस टेम्परेचर को कहेंगे नील टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट। तो इस तरह से एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं भी रख रहे हो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये हमेशा के लिए ये ऐसे ही रहेगा, मतलब उसका जो पोलराइजेशन है वो P की वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। उसमें एवरेज जो पोलराइजेशन निकालोगे वो 0 आएगा। यहाँ क्या आ गया है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, मतलब जो सेल्फ से होगा वो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो भी ये 0 ही रहेगा। तो इट हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, समझ गए। हाई टेम्परेचर के बाद इसका पोलराइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं नील टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।